हेलो दोस्तों। आज का वीडियो में एप्टीट्यूड और जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको चीज बताता हूँ यार। देखो, अब एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या करना है, एक एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो लोग तो ये देखते हैं कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करेगा, जाएगा एग्जाम क्लियर करेगा और पोस्ट को ले लेगा, लेकिन उसके बीच में जो वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल मतलब कितनी ज्यादा मतलब यार होती है, उसमें कितने सारे फेजेस आते हैं। देखो, कभी तो ये हो जाता है कि वो एग्जाम ही नहीं हुआ, कभी वो एग्जाम डिले हो रहा है तो बंदे फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, कभी सिलेबस नहीं मिला, कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कभी आपका मन मतलब डाइवर्ट हो रहा है। तो मतलब कितने सारे फैक्टर्स हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, इन फैक्टर से आपने कभी भी नहीं डरना है। मतलब ये फैक्टर्स तो आप छोड़ दो, चलो इसके अलावा भी जो आपकी मतलब लाइफ के दौरान मतलब जो भी चेंजेस मतलब ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आपने उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है, ठीक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे ना, तो आप ये सारी चीजों को ओवरकम कर जाओगे। आप सोचोगे ही नहीं यार भी हाँ यार एग्जाम होगा नहीं होगा। अगर आप इतना सोचने में लग गए कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो आप यार तैयारी नहीं कर पाओगे। आप, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आपने मतलब मन में ठान लिया कि हाँ यार ये पोस्ट में तो यार पता नहीं कौन पैसे देके लग जाएगा, या फिर इसका तो सिलेबस नहीं आएगा, या फिर ये पोस्ट मतलब पता नहीं होगी पता नहीं होगी, तो आप वो उतनी तैयारी से नहीं उस पोस्ट की तरफ डेडिकेटेड हो गए जितनी तैयारी आप पहले कर रहे थे। अगर आपने वहां से मतलब मान लो कि आपकी पोस्ट में 1000 बंदा अपेयर हुआ, 1000 बंदे में से है मान लो कि 500 बंदा है जो जो बिल्कुल ही डिसपॉइंट हो गया है कि यार हाँ यार पता नहीं क्या 6 पोस्ट रह गई हैं और पता नहीं कब एग्जाम होगा, पता नहीं क्या सिलेबस होगा। तो अब इतना दिमाग में भर लिया है नेगेटिविटी, तो कैसे वो बंदे पढ़ पाएंगे यार। मतलब वो बंदे बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हो जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। और जो आगे वाले बंदे हैं जो मतलब सोच रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, एग्जाम की तैयारी करो, बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, हमने जो हमारा कर्म है वो करना है, ठीक है। तो कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। मे भी आप फंक्शनल मैनेजर ना बनो, लेकिन आप उससे भी बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओगे, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है, जो बंदे की मेहनत है, वो कभी बेकार नहीं जाती यार। इस चीज को समझो, ठीक है। अपनी एनर्जी को मतलब पॉजिटिव वे में यूज करो। देखो, ये नेगेटिव चीजें लाइफ में आती हैं, मेंटली स्ट्रांग हो गए तो इन चीजों से ओवरकम कर जाओगे, नहीं इनमें फंस जाओगे। और आपका देखो, बाकी तो आपकी मर्जी है, देखो आप भी एनालाइज करते हो अपने दिमाग से, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको देखो, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब जो सीरीज के क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि देखो, अब आपने क्या करना है, 18 10 6 4 3 दिया हुआ है, तो आप इसमें से डिफरेंस देखोगे तो 18 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो 8, फिर उसके बाद कितना है 4, फिर उसके बाद कितना है 2, फिर उसके बाद कितना है 1। तो 2 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ से भी 2 से, तो ये इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 0.5, ठीक है। तो 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2.5 आंसर आ जाएगा। 2 6 12 20 30 42, तो कितना है 4, ठीक है। उसके बाद कितना है 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, तो उसके बाद कितना होगा 14। तो 56 इज द राइट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। फर्स्ट में डिफरेंस 2, फिर 4, फिर 6, ठीक है। 6 के बाद है आपका 10, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है यार, देखो 2 को 4 से ऐड किया तो 6 आ गया, 4 को 6 में ऐड किया तो 10 आ गया, 6 को 10 में ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। अगला डिफरेंस 16 है, देखो 25 प्लस 16 41, ठीक है। फिर इसको ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा, 67 हो जाएगा। फिर 16 और इसको ऐड करोगे तो 42, तो 42 इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 109। अब 1 6 15 डैश 45 66 91, तो इसको भी आप देखो ऐसे ही करो। अब 1 से 6 5 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 9 का डिफरेंस, तो प्लस 4 ऐड करो तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 4 ऐड कर दिया तो 13, 13 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28। अब 13 के बाद फिर 4 ऐड करके एक बार चेक कर लो, तो 17 ऐड करोगे 28 में तो 45 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। अब 1 2 5 12 27 58 121, ये सबसे डिफिकल्ट था, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। चलो यार, आप भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। 6, अब इसको कैसे सोल्व करना, देखो यार 4 9 16 25 36, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका देखो 5 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे आपका कितना 7 का डिफरेंस हो गया है, यहाँ पे कितना है 16 9 25, और यहाँ पे 11 का, तो 13 आएगा, तो कितना हो गया 49 हो गया। अब 3 8 15 24 48 63, तो इसको भी आप करो, देखो यहाँ पे 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का 35। मैं इसको कैसे सोल्व करोगे, 9 16 30 58, बस बिल्कुल सिंपल।
अब इसको देखो 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, तो आगे कितना होगा देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा, तो 56 इसमें ऐड करोगे तो 114 आ जाएगा। अब 5, 14, 41, 86, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5, 14, 41, 86, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे डिफरेंस 9 का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 14 और 7 21, ठीक है, 31, 41 तो 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ से 9 या 27 बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब 41, 45 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इवन ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9 7 63, 63 को इसमें ऐड करो तो कितना आएगा 9 14 149 2 11 7 16 12 17 26 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि पहले 9 ऐड हुआ, फिर -4 हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर -4 हुआ, फिर 9 ऐड होगा तो 21 होगा। तो ये थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आज, ठीक है, एप्टीट्यूड के। और जनरल साइंस के आज बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चलो आपको बेसिक टर्म्स समझा देता हूँ क्या होती हैं। सबसे पहले तो देखो आपका एटम सबसे छोटा, मतलब जो भी चीजें बनी है हमारी अर्थ में वो सारी चीजें एटम से मिलके बनी है, ठीक है। तो एटम के बाद आते हैं सारी चीजें जो बनी है इनसे, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे एक कुर्सी हो गई, ठीक है, या फिर आप मतलब आप अपनी ह्यूमन बॉडी हो गई, या फिर आप मतलब अपने घर देख लो, मतलब जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। चलो ये तो हो गया मैटर के बारे में। अब इससे क्या होता है, जो एटम होते हैं उससे एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसको मतलब जो सिंगल एलिमेंट होता है, मतलब जैसे आप मान लो आयरन का बना है, या फिर सिर्फ टंगस्टन का बना है, या फिर मरकरी सिर्फ है, मतलब जो सिंगल एटम से बना है, मतलब सिंगल एटम से मिलके बना है, जो बहुत सारे सिंगल एटम से मिलके बना है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट को कंपाउंड मतलब कंबाइन कर दे तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। अब बताता हूँ कि जैसे वेपोरेशन, कंडेंसेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। वेपोरेशन क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि पानी, जैसे पानी तैर रहा है, ओशन में पानी है, ठीक है, तो पानी क्या होता है, खुद वो खुद मतलब वेपोरेट होता है, मतलब वहां से सन की किरणें पड़ती हैं तो सन उससे वो हीट होता है और वेपोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वेपोरेशन कौन सा पानी होता है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पानी होता है, जो नीचे वाला पानी होता है वो वेपोरेट नहीं होता क्योंकि उस तक हीट नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो वेपोरेशन का मतलब क्या है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब इसके लिए आप खुद से कोई हीट नहीं दे रहे हो, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि होता रहता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे देखो हीट हुई ना, मतलब पानी का सरफेस हीट हुआ, तो पानी के सरफेस हीट होने के कारण क्या होता है कि जो उसके वेपर्स है ना, उसके वेपर्स इसको छोड़ते हैं। अब वेपर्स यहाँ से क्यों छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे तो जो पानी के मोलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, H2 है, उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एनर्जी यूज करता है बाहर की, जो बाहर से एनर्जी आ रही है उसको यूज करके वो अपने जो H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपने मतलब ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, तो ब्रेक करने के कारण ये वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो बाहर की एनर्जी को यूज कर रहा है वो, तो इसके जो बाहर की एनर्जी है, मतलब एनर्जी में टेम्परेचर है, तो बाहर की एनर्जी को यूज कर लिया, तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो एयर हो जाती है वो ठंडी हो जाती है, तो वेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है क्योंकि जो सारी की सारी एनर्जी है जो बाहर की गर्मी है वो यूज कर रहा है अपनी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। तो वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज कर रहा है, तो वो सारी हीट को उसने अब्जॉर्ब कर लिया और वो सारे वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो गए, वो सारी हीट ले गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरफेस ठंडा हो जाता है। तो ये चीज याद रख लो एक तो। उसके बाद वेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग क्या होता है यार, देखो बॉइलिंग इज अ मतलब जैसे वेपोरेशन मैंने आपको बताया ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है। बॉइलिंग आप जैसे आप दूध को हीट कर रहे हो या पानी को हीट कर रहे हो अपने गैस पे, तो वो बॉइलिंग है जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। इसमें क्या होता है, ये मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है, इससे वेपराइज मतलब जो वेपर्स होते हैं पानी के वो बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा हीट कर देते हो। और जो वेपोरेशन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि देखो आप सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी पूरा दिन पड़ेंगी और वेपोरेशन होती रहेगी, स्लोली प्रोसेस है ये। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन को समझो आप। कंडेंसेशन क्या है कि आप जैसे एक मतलब ठंडी बोतल पानी की अपने फ्रिज से बाहर निकालो और उसको बाहर रख दो, तो बाहर रखने से क्या होगा कि यार मतलब वो जो पानी की बोतल है ना उसके मतलब बाहर में देखोगे कि आप थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स बन गई हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स किसके कारण बनती है, कंडेंसेशन के कारण बनती है। कंडेंसेशन होता क्या है,
कंडेंसेशन होता है कि जो बाहर का मॉइस्चर है ना, जो अंदर का मॉइस्चर था इस बोतल का, वो बाहर की वार्म एयर के साथ कांटेक्ट में आया, तो वार्म एयर उसके साथ कांटेक्ट में आई, तो उसने क्या किया, उसके कारण क्या हुआ कि इसके ड्रॉपलेट्स बन गए। ठीक है, अब एक और चीज समझो, लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, चलो लेटेंट हीट में आपको बताता हूँ क्या होता है। अब पानी है, ठीक है, अब पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको आपने बर्फ बनाना है, ठीक है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है। तो आप बोलोगे यार 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है, बर्फ भी है, हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस अर्थ पे। वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके पास ना एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट आप जान लो। लेटेंट हीट क्या होती है कि जिसके कारण मतलब ये कन्वर्ट करती है एक फेज से दूसरे फेज में एट अ सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड था और यहाँ पे आइस थी, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट यहाँ से रिलीज कर जाती है। अगर लेटेंट हीट से रिलीज कर जाएगी तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट को आप समझोगे उसके जो मोलिक्यूल्स थे, पहले लिक्विड के मोलिक्यूल्स थे, उसमें कुछ एनर्जी थी, तो एनर्जी होने के कारण वो फ्लो कर पा रहे थे। लेकिन अब आपने उसमें से एनर्जी को निकाल दिया, तो एनर्जी निकाल दिया तो वो क्या हो गया, स्टिल हो गया, तो वो आइस बन गई। तो आप इसको इस भाषा में समझ लो। ठीक है, अब वेपोरेशन में क्या होता है यार, जैसे वेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, जब आप मान लो बॉइलिंग होगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हीट को क्या करते हो, आप हीट को ऑब्जॉर्व करते हो, क्योंकि हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए आप अपने जो बॉन्ड्स हैं पानी के, उसके पानी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हीट को यूज करते हो और वो वेपराइज में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आप कंडेंसेशन में क्या करते हो, कंडेंसेशन में आप हीट को रिलीज करते हो। ठीक है, हीट को रिलीज करते हो, तो इसीलिए यार मतलब देखो, जैसे पानी है, जैसे आपने पहले आपका मॉइस्चर था, ठीक है, वो ठंडा था, आप उसको आइस मान लो, ठीक है, फिर बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हीट को रिलीज करना पड़ेगा, तब तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ठीक है, ये दो चीजें आप समझ लो, जब आपका वेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग हो तो आप हीट को ऑब्जॉर्व करते हो, उससे आप अपने बॉन्ड ब्रेक करते हो। बॉन्ड ब्रेक करने के कारण क्या होता है कि वो जो लिक्विड है वो उसके अपने बॉन्ड ब्रेक होके वो वेपर्स बन जाता है। ठीक है, बट कंडेंसेशन में क्या है, कंडेंसेशन में आप हीट को रिलीज करते हो। बस ये चीजें समझ लो, तो इससे आपका सारा ये चैप्टर मतलब क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। ठीक है, तो एक गैस है कंटेनर में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि वो क्या बोल रहा है कि आपका कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है वो इंक्रीज करेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जैसे तो ये दो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन अ ग्लास टू कंटेनर, नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये मॉलिक्यूल्स और पास में हो जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, अगर यहाँ से कोई गैस लीक कर रही है तो क्या होगा, जो जो बाद में मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो कम बचेंगे और उनमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम का अगर आप पहले इतना वॉल्यूम था अब ज्यादा बड़ा वॉल्यूम कर दोगे तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस, गैस बढ़ा दोगे इसमें तो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर। When a gas jar full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapors, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, ठीक है, तो निचले वाले कंटेनर में ब्रोमीन है, ऊपर वाले कंटेनर में एयर है। तो ब्रोमीन क्या करता है कि ब्रोमीन ऊपर चला जाता है, मतलब जब आप इसको मिक्स करते हो तो ब्रोमीन ऊपर चला जाता है और एयर नीचे आ जाती है। तो इससे आप क्या सिग्निफाई करते हो, इसका सिग्निफिकेंस है कि ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। अब आप समझोगे कि यार मतलब ब्रोमीन तो हैवियर थी, मतलब वो गैस भारी थी, तो उसको तो नीचे रहना चाहिए था, वो ऊपर कैसे फ्लो कर गई। वो इसलिए ऊपर फ्लो करती है क्योंकि आप इसमें गैस में ये कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हो भारी लाइटर वाला। जो गैसेस होती हैं, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी से आप इसको इक्वेट करते हो। अगर वो गैस भारी है, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपने साथ रखती है, तो वो एनर्जी के कारण वो फ्लो करती है फ्रॉम अ लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट। तो इसलिए वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो वो मतलब ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव करते हैं, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उस मॉलिक्यूल्स में। चलो नेक्स्ट है, फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। तो ये किस केस में होता है, इस लिक्विड के केस में होता है। लिक्विड में देखो कोई शेप नहीं होती है, बट उसको जिस कंटेनर में डाल दो वो उसका वॉल्यूम ले लेता है, तो उतना 1 लीटर के में डालो तो 1 लीटर का वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म इज कैर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ लिक्विड पैटर्न। देखो ये वाली जो सिचुएशन है मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि देखो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, वो कि इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, वो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता उनका। जबकि आप सॉलिड ले लो, सॉलिड में क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्डिंग रहती है, तो वो एक शेप फिक्स हो जाता है उनका। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड अगर वाइब्रेट भी करेंगे तो उनमें में बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मान लो बॉन्ड है, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर पाएगा। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स
ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ये बिल्कुल सही है यार, मतलब मॉलिक्यूल्स जो गैस होते हैं वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसलिए वो मतलब निग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस अवेलेबल। हाँ यार, जितना भी बड़ा कंटेनर होगा तो सारे दूर दूर रहना चाहेंगे तो हर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। When water at 0 डिग्री सेल्सियस freezes to form ice at same temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बताया, अगर कोई लिक्विड है उसको आइस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, रिलीज सम हीट। अगर हीट रिलीज हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, अगर वो हीट रिलीज हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्थिर हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं आइस। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन इज, मैंने आपको बताया था जैसे पानी है, ठीक है, पानी को आप हीट करना शुरू कर दो, बर्नर के साथ हीट करना शुरू कर दो, तो उसमें क्या होगा कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच गया तब उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है ना वो सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी आप उससे एक्स्ट्रा दोगे वो सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लगेगी और वो सारी एनर्जी वेपर्स ले जाएंगे अपने साथ में। तो हमेशा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। यही रीजन है कि आप जब बर्नर से हीट करते हो पानी को, अगर आपने उसको कंप्लीटली वेपराइज करना है तो आप उसको कॉन्स्टेंटली आप उसको हीट प्रोवाइड करते रहते हो। ऐसा नहीं हो कि गैस को बंद कर दिया, अगर गैस को बंद कर दोगे तो वो सारा वेपराइज में कन्वर्ट नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने आपको बताया था वेपोरेशन बढ़ेगी। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मतलब जो हायर कंसेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएं। ये मैंने आपको ब्रोमीन में बताया था, ब्रोमीन हैवियर है, उसमें कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है, उसमें वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, उसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो ऊपर मूव कर जाते हैं। तो डिफ्यूजन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी तो और मूव करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होगा, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैसेस क्या है, गैसेस की तो टेंडेंसी होती है कि हीट को ऑब्जॉर्व करना और बहुत तेजी से मूव करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कन्वर्टिंग। अब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? वो होता है 273 केल्विन के बराबर। ये यूज करो और इससे आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट? मैंने आपको बताया जो वेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो बाहर की हीट है उसको यूज करता है और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने में, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज करता है। तो बाहर की हीट को यूज कर लिया तो सारी हीट वेपर्स ले गए, तो वो क्या हो गया, एरिया वो ठंडा एरिया हो गया। कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि एक मतलब बोतल है, पानी की बोतल, आपने ठंडी पानी की बोतल बाहर से निकाली तो उसके बाहर मतलब वो वेपर्स मतलब पानी की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो वेपोरेशन में था, वेपोरेशन में क्या था, हीट को आप ऑब्जॉर्व करते हो, और जो कंडेंसेशन है हीट को उसमें रिलीज करते हो। और जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है एक सॉलिड स्टेट से आप सीधा गैसियस स्टेट में पहुंचा रहे हो, मतलब इतना ज्यादा हीट कर रहे हो एक सॉलिड सब्सटेंस को कि वो सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर? हर चीज मैटर है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है ये तो एक स्टेट है, ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी एक मतलब मैटर नहीं है। Which of the following causes the temperature of substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? Latent heat मैंने आपको बताया, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस था, ये था लिक्विड और इसको आप आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट के कारण ही जो आप लेटेंट हीट इसको रिलीज कर रहे हो, तो यहाँ से मतलब काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है, मतलब आइस में स्थिर हो रहा है, तो लेटेंट हीट के कारण ही फेस चेंज होता है। Which of the following statement is correct? The density of, देखो ये सारे स्टेटमेंट, अब मैं सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैविंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन रूम टेम्परेचर, अगर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया रूम टेम्परेचर से तो वो तो लिक्विड रहेगा ही नहीं, वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गलत हो गया। द फिनोमेना इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नहीं, सॉलिड टू गैस को मैंने आपको बताया सब्लिमेशन होता है। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन 273 ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, लेकिन जब वो आइस में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्डिंग होने के कारण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग होनी स्टार्ट होगी, तो बॉन्डिंग होने के कारण ना वो दूर दूर हो जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। Which of the following statement is not true regarding the characteristics of matter? देखो मैटर क्या होता है, मैटर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स रिमेन सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये गलत है, देखो क्यों गलत है। अब मान लो कि ये लिक्विड है, ठीक है, अब लिक्विड को आपने यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट कर रहे हो बर्नर के साथ, तो जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर वाले कम एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये वाले ज्यादा मूव करने शुरू होंगे, तो ये ज्यादा मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स रिमेन्स डिफरेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, तो सी गलत है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये मेटल कौन सी है, मरकरी। नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमीन। मैंने आपको पहले बताया था। व्हेन अ लिक्विड इज स्पन रैपिडली, आप लस्सी बनाओ, लस्सी बनाते हुए आपको क्या फील होता है कि आप जब लस्सी बनाते हो तो एक मशीन बीच में घूमती है, ठीक है। ये घूमने के कारण क्या होता है कि मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है, जो मतलब उसके जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो आउटर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट, ब्रोमीन। मैंने आपको बता दिया। विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन क्या है, मेटल है एक। इफ वी पुट अ कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, जो आपका कपूर हो गया, उसको हम बोलते हैं जो आप मतलब पूजा के लिए यूज करते हो, तो उसको अगर आप रखते हो तो वो डायरेक्टली क्या होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब थाली में रखा हुआ है लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो क्यों कम होता है, क्योंकि वो जो सॉलिड स्टेट है उसकी वो सीधा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होकर उड़ रहा है वहां से, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। Heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particles can be seen with the naked eye is known as suspension। देखो heterogeneous mixture कौन सा होता है, जैसे आप पानी में मिट्टी डाल दो तो वो heterogeneous mixture हो गया, वो आपको अलग से नजर आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट होते हैं जो मिट्टी है, ठीक है, जो कम मात्रा में है, और सोल्यूट क्या होता है, वो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे पानी है, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता लग गया। अब आपको क्वेश्चन है कि अब आपने जो ये सोल्यूट पार्टिकल्स है इसको नेकेड आई से भी देख सकते हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। देखो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन भी एक तरह का ये सोल्यूशन होता है जिसमें कि मतलब आप मान लो कि ये सेम एग्जांपल ले लो, आप क्या करो, आप मतलब नमक डालो पानी में, ठीक है। तो आपको वो टाइनी पार्टिकल्स है नमक के, वो आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या बोला, उसको नेकेड आई से देख भी पाए, ठीक है। तो इसलिए आपका सस्पेंशन आंसर होगा, नहीं तो कोलाइडल सोल्यूशन भी हेटेरोजेनियस सोल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल्स को एक मैक्सिमम अमाउंट तक मतलब उसमें डिसॉल्व कर जाता है सॉल्वेंट में। जैसे कि आप मतलब आप नींबू डालो उसमें पानी में तो वो पूरा का पूरा घुल जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरे केस में क्या होता है कि जैसे आपने मतलब एक सोल्यूट को डाला, सोल्यूट मतलब एक मतलब नींबू को डाला, और उसमें क्या है कि आपने मतलब नीचे से हीट करना भी स्टार्ट कर दिया, तो हीट करोगे तो मतलब बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना घुल सकता था उतना घुल गया उसमें पानी में, सॉल्वेंट में, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सब्लिमेशन क्या था, एक प्रोसेस था जिसको हम सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करते हैं। इन टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे आपके कोई घाव लग गया या आपको कोई दर्द हो रहा है तो उस टाइम वहां पे इसको लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आयोडीन होता है वो एक सोल्यूट होता है और जो सोलवेंट होता है वो एक मतलब अल्कोहल होता है, उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो होता है सोलवेंट, ठीक है। द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स में होता है टाइनी पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट, जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में आप क्या करते हो, आप देखो तो कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट होती है, क्योंकि वो क्यों होती है, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी आपस में आप एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वो टकराने के कारण हम जो इस मूवमेंट को बोलते हैं, हम जैसे ये पार्टिकल है ये ऐसे मूव किया फिर ऐसे 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 मतलब मूव करता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनन मूवमेंट, ठीक है। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन इसी को बोलते हैं कि जैसे यार मतलब आपने एक सोल्यूट डाल दिया, जैसे आपने एक मिट्टी डाल दी एक पानी में, ठीक है, या फिर आपने नमक डाल दिया पानी में, तो वो क्या वो एक डिस्पर्स होते रहते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर में रहते हैं, मतलब वहां पे डिस्पर्स रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। तो ऑसिलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, देखो टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है यार। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, ठीक है, पानी में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simple substances by physical or chemical means is referred to as an element। element क्या है, एक pure substance है, सेम नंबर ऑफ एटम से मिलके बना होता है, ठीक है, टू और मोर से हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट के बाद क्या बनता है, जो दो और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, जैसे तीन का तो बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 3 का बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। Which of the following property does not describe the compound। कंपाउंड में क्या होता है कि यार देखो कंपाउंड क्या है, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स फिर कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इट इज अ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो कौन सी वो प्रॉपर्टी जो कंपाउंड को नहीं रिफ्लेक्ट करती है, तो वो क्या है, देखो इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। नहीं यार, कंपाउंड में क्या है कि जैसे H2O है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें यार प्रॉपर मतलब वो है,
मतलब प्रॉपर साइज फिक्स है कि हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना है, मतलब रैंडम नहीं हो सकता ये। तो डी इज द राइट आंसर। व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म्स टू सेपरेट लेयर आर नोन एज, जैसे आप पानी में ऑयल डाल दो तो वो क्या है, दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगे, आपको साफ नजर आएगा कि ऑयल पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। अगर वो दोनों मिल जाते एक लेयर बन जाता तो वो होता मिसिबल लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड्स मैंने आपको बता दिया कि पानी में जब आप क्या करते हो कि मैक्सिमम सोल्यूट को घोल देते हो तो सैचुरेटेड लिक्विड होता है। अब उसमें से और ज्यादा सोल्यूट को घोलना चाहते हो तो उसमें सुपर सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं उसको। How can one can separate ammonium chloride from the mixture containing ammonium chloride and sodium chloride? सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है। साल्ट जैसे आप समुद्र में देखते हो कि उसमें क्या करते हैं कि उसको पानी को हीट करते जाते हैं, पानी को हीट करते हैं तो साल्ट नीचे रह जाता है और वेपर्स बन के पानी ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड आप मान लो एक पानी है जो कि उड़ जाएगा, ठीक है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो बच जाएगा। तो इसको सब्लिमेशन से यूज करते हैं, जिसमें कि हम मतलब अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, इसको सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास हम क्या बोलते हैं, जैसे सोल्यूट पार्टिकल एक सॉल्वेंट पे है तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सेम नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हो, ठीक है। तो इसमें आइस, मरकरी, आयरन कोई भी हो सकता है। तो डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलो ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसको पढ़ो और अच्छे से मतलब रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।